नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत खबर पटना से, जहां सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि सीएम को इस दौरान हल्की चोट आई है, लेकिन जिला प्रशासन इसकी पुष्टि नहीं कर रहा। दरअसल मुख्यमंत्री महापर्व छठ की तैयारियों का जायजा ले रहे थे और तभी उनका स्टीमर जेपी सेतु पुल से टकरा जाता है। सीएम को दूसरे स्टीमर से आगे का सफर तय करना पड़ा और जो सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को झटका लगा, हल्की चोट आई है। हालांकि इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान अब तक सामने नहीं है। तो ये वो तस्वीर है जिस स्टीमर के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निरीक्षण पर निकले, जानकारी लेने की कोशिश कि आखिर क्या हालात इस वक्त गंगा घाटों के हैं और तमाम आसपास के उन घाटों का निरीक्षण मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाता। वह दो तस्वीरें आप देखिए, ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। पहली तस्वीर उस स्टीमर की जिसके जरिए यहां से निरीक्षण करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकलते हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर दूसरे स्टीमर की है, क्योंकि पहला स्टीमर जिसे आप पहली तस्वीर के तौर पर देख रहे हैं, ये हादसे का शिकार होता है, जाकर पुल से टकराता है और ये स्टीमर बंद हो गया। जिसके बाद दूसरा आनन फानन में स्टीमर मंगाया गया और इस स्टीमर के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे का सफर तय करते हैं। निरीक्षण पूरा करने के बाद वापस लौटते हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, लेकिन इन तस्वीरों ने कई गंभीर सवालों को एक बार फिर से खड़ा कर दिया कि सुरक्षा को लेकर जिस चाक चौबंद इंतजाम को होना चाहिए था, क्या उसमें खामी थी? क्या इसे लेकर बहुत ज्यादा गंभीरता नहीं बरती गई? जो प्रोटोकॉल है उनका पालन नहीं किया गया? हालांकि जो हवाला दिया जा रहा है, हवाला ये कि गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है और यही वजह है कि स्टीमर जो है वो पाए से जाकर टकरा जाता है। लेकिन सवाल यही कि गंगा में जब उतर रहा है स्टीमर, तो ये तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उसके मद्देनजर ही यात्रा शुरू की गई होगी। लेकिन अब चूक को लेकर क्या कार्रवाई होती है, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण। पटना से बड़ी खबर, जहां बिल्डर गब्बू सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। आयकर विभाग की आज भी ये कार्रवाई दूसरे दिन जारी है। गब्बू सिंह से जुड़े लोगों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ आईटी की टीम की तरफ से छापेमारी की कार्रवाई को किया जाता हुआ, वहीं पटना में गब्बू सिंह के अकाउंटेंट के यहां छापेमारी चल रही है। अब तक अकूत संपत्ति का जो खुलासा हुआ है वो 50 लाख रुपए कैश से ज्यादा बताए जा रहे हैं, जिसकी बरामदगी की गई है। लाखों रुपए के जेवरात बरामद हो चुके हैं। बैंकों में गब्बू सिंह के कई लॉकर का पता चला है, जिसे अब सील करने की तैयारी की जा रही है। बिल्डर बड़े बिल्डर हैं, पटना के होटल मालिक भी हैं गब्बू सिंह, और इनके ठिकानों पर कल आईटी की टीम ने छापेमारी की शुरुआत की थी, जो देर रात तक चली थी, और अकूत संपत्ति का खुलासा सामने। दानापुर के मिथिला कॉलोनी में गब्बू सिंह के अकाउंटेंट के यहां आयकर विभाग की टीम की छापेमारी इस वक्त जारी है। कार्रवाई का जायजा लिया हमारे न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। बड़े बिल्डर, जदयू नेता और होटल मालिक गब्बू सिंह के ठिकानों पर लगातार दूसरे दिन भी आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। कल से ये अभियान शुरू हुआ, कल अहले सुबह से, और आयकर विभाग की टीम ने अब तक की छापेमारी में तकरीबन 50 लाख रुपए कैश के अलावा 6 बैंक लॉकर का भी पता लगा है। लाखों के आभूषण भी मिले हैं और कई दूसरी संपत्ति का पता चला है। पटना के अलावा नोएडा में भी इनकी संपत्ति मिली है और निश्चित तौर पर काफी चौंकाने वाला ये मामला सामने आया है। टैक्स डिफॉल्ट का ये मामला है और ये पता चला है कि इन्होंने टैक्स चोरी की है बड़े पैमाने पर, और निश्चित तौर पर जो संपत्ति अब तक खुलकर सामने आई है उसे कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अभी भी जो उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है उससे जो जुड़े लोग हैं उनके यहाँ छापेमारी चल रही है। तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं मिथिला कॉलोनी की, जहां पर गब्बू सिंह की जो कंपनी है, गोविंदा कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, उससे जो जुड़े हुए लोग हैं उनके यहाँ ये छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि ये घर जो है उनके अकाउंटेंट का है, जहां पर इस वक्त आयकर विभाग की टीम अंदर में कागजातों को खंगालने में जुटी हुई है। तो निश्चित तौर पर न केवल गोविंदा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, बल्कि इससे जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, चाहे वो विंध्यवासिनी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड हो या फिर कैसे कंस्ट्रक्शन
तमाम जो ऐसी कंपनियां जो इसकी छोटी जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनके कागजात भी खंगाले हैं आयकर विभाग की टीम ने। और इस कंपनी का टर्नओवर वैसे करीब 150 करोड़ सालाना है, लेकिन फर्जी तरीके से इससे कहीं अधिक की लेन देन की गई है, इस बात का पता आयकर विभाग के अधिकारियों ने लगाया है। हालांकि ऑन द कैमरा अभी आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं या टीम कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर गोविंदा कंस्ट्रक्शन के अलावा ये कंपनी जो है रियल एस्टेट में बड़े स्तर पर सरकार काम भी करती है, जो दूसरी सरकारी काम है उनका भी काम करती है। तो एक बड़ा खुलासा है गब्बू सिंह से जुड़ा हुआ। देखना होगा आधिकारिक तौर पर जानकारी कब मिल पाती है, लेकिन अभी जो ये छापेमारी चल रही है उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। सीआरपीएफ को जवानों को लगाया गया है असिस्ट करने के लिए सुरक्षा के लिहाज से। और जब छापेमारी खत्म होगी और सारे कागजातों को, अब 6 बैंक लॉकर जो वो सीज कर दिए गए हैं, उनको जब खोला जाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें भी कई चीजें मिलेंगी। देखना होगा कहां तक जो ये काली कमाई है और इसका जो खुलासा होता है कहां तक पहुंचता है। लेकिन फिलहाल चूंकि ये काफी रसूख वाले माने जाते हैं गब्बू सिंह, इनका संबंध जदयू के बड़े नेताओं के अलावा कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से भी है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं। तो जो मौजूदा तस्वीर सामने आई है उससे बिहार की जो राजनीतिक फिजा है वो भी गर्मा गई है और देखना होगा ये मामला कहां तक पहुंचता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में अब उद्योग लाने के लिए नचनियों का सहारा लिया जा रहा है। जी हाँ, सुनने में आपको बड़ा अजीबोगरीब लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है। औरंगाबाद से ये जो तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर इन तस्वीरों ने कमोबेश यही इशारा किया है। यहाँ 3 दिवसीय उद्यमी सम्मेलन चल रहा है और इसी कार्यक्रम का उद्घाटन कल उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने भी किया था। लेकिन जैसे ही मंत्री जी उद्घाटन करके यहाँ से निकलते हैं, वहीं पहले से प्रायोजित कार्यक्रम की शुरुआत हो जाती है। मंच पर नचनियां नाच कर रही हैं, सामने व्यवसायी इसका आनंद उठा रहे हैं। और बिहार में ऐसी तस्वीरें अमूमन शादी ब्याह के दौरान देखने को मिलती हैं, लेकिन ये कोई शादी ब्याह का आयोजन नहीं है। उद्यमियों के लिए, उद्योगपतियों को कैसे आमंत्रित किया जाए, बिहार में उसकी संभावनाओं को तलाशने के दृष्टिकोण से सरकारी कार्यक्रम का आयोजन है। लेकिन सरकारी कार्यक्रम में नचनियों का ये नाच सवाल को जन्म देता है। सरकार ही अपने इस कार्यक्रम में अगर ऐसे आयोजन करने लगे, आम जनता को फिर कौन रोकेगा। छपरा में दिवाली और छठ से ठीक पहले गंगा का जलस्तर बढ़ने से छठ व्रतियों की परेशानी बढ़ सकती है। छपरा के कई घाटों पर गंगा और सरयू का जलस्तर इस वक्त खतरे के निशान को पार कर चुका है। इससे घाट खतरनाक हो गए हैं। श्री घाट के पास हालात का जायजा लिया संवाददाता संतोष ने। छपरा में गंगा एक बार फिर उफान पर है और गंगा के जो सहायक नदी सरयू है उसमें काफ़ी तेज़ी से पानी बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि हम अभी रतनपुरा के पास खड़े हैं, जो कि शहर से सटा हुआ इलाका, और यहाँ बिल्कुल पानी अब शहर के किनारे तक पहुँच चुका है। और ये पानी अगर बढ़ता है तो शहरी इलाके में भी पानी प्रवेश कर सकता है। यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि उनके खेत जो है, जो दियरा में जो खेत थे वो डूब चुके हैं। कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। ये क्या नाम हुआ आपका? भोला शाह। भोला जी, बताइए पानी कैसे बढ़ रहा है, कब से बढ़ रहा है? ये 4-5 दिन में पूरा दहार हो गया। 4-5 दिन में पानी? हाँ, 4-5 दिन में। क्या दिक्कत है अभी दियरा में? तो सब खेती डूब गया, अब लेट होगा खेती में। खेती में थोड़ा देरी होगा। हाँ, 20 दिन 25 दिन पानी क्या बढ़ रहा है? पूरा बढ़ रहा है। सुबह के तो अभी 1 हाथ 2 हाथ बढ़ गया पानी, लगातार बढ़ ही रहा है। हाँ, बढ़ गया। 2 फीट ले अभी सुबह के बढ़ गया पानी। बढ़ गया? हाँ, बढ़ गया। तो ऐसे अगर ऐसे ही हालात रहा तो क्या होगा? कितना दिन पहले बाढ़ आया था? अभी कितना, अभी 1 महीने पहले पूरा बाढ़ आया लगा, फैन हो गया। छठ पूजा को लेकर के क्या दिक्कत होगी? छठ पूजा में दिक्कत होगा, पानी ऐसे रहेगा तो कैसे पूजा होगा? पूजा में भी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, दिक्कत होगा पूजा में। बिल्कुल। ये भोला है जो यहाँ के स्थानीय निवासी है, और इनका ये कहना है कि ये घाट जो है छठ पूजा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बड़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ दूर दूर से छठ के लिए पहुँचते, लेकिन जो इस बार सरयू जो बढ़ रही है, जिस तरह से उफान पर ये नदी आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक दिक्कत जरूर महसूस हो रही है कि अगर यही हालात रहे तो छठ घाट बनाने में, छठ घाट में व्रतियों को आने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अभी जो तत्काल दिक्कत है वो यहाँ के किसानों की है, जिनकी फसल जो है डूब चुकी है और लोग यहाँ परेशान दिख रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। तो वहीं सिवान में सरयू नदी उफान पर है और यही वजह है कि सिवान जिले के कई गांव इस वक्त प्रभावित हो चुके हैं। दरौली और अंदर प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ की स्थिति है। कई घरों में पानी समा चुका है। सरयू नदी के बांध में रिसाव शुरू हो गया है, जिससे अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। लोगों ने बांधों पर शरण ले रखी है।
क्या क्या क्षति हो सकती है? बहुत बांध पर काफ़ी दबाव है और बांध टूटने से सैकड़ों गांवों को क्षति पहुंच रहा है। सारी फसल गांव में, बहुत सारे गांव में पानी घुस गया है। भिटौली, डेहुरा, बारीटोला, रामपुर, सिउरी, पतेजी, बाबा के पतेजी, सोनाकरा, संठी, ये सारी गांव तबाही से गुजर रहा है। हमनी के दुआर पर है पानी, घर में चारों ओर घेर देले बा। हमनी के का करी सो? लड़का सियान के आवे जाए के बहुत दिक्कत होता है ना। आवे जाए के दिक्कत बा। हमनी के आवत न कि चारों ओर से घेराई बा। केंगली कोली से जाई सो हमनी के। छठ महापर्व की तैयारी को लेकर पूर्णिया नगर निगम छठ घाटों की साफ सफाई में जुट गया है। नगर आयुक्त आरिफ अहसन ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में कुल 19 छठ घाट हैं। दशहरा के समय से इन घाटों की साफ सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। छठ घाट है, उसका निरंतर हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और लगभग अभी 19 छठ घाट जो ऐसे हैं, चाहे तालाब हो चाहे नदी का किनारा हो, सभी जगह जो हम लोग सफाई का कार्य स्टार्ट कर दिए, प्रारंभ कर दिया है हम लोगों ने और समय रहते ही जो है हम लोग सभी सफाई कर देंगे। देखा जा रहा है कि नगर निगम इस पर पूरा एक्टिव है। आप देख रहे हैं कि अभी शहर का जो लायंस क्लब है, यहाँ हज़ारों हज़ार की तादाद में यहाँ छठ श्रद्धालुगण यहाँ छठ करने आते हैं। इस अवसर पर देख रहे हैं नगर निगम के द्वारा पूरा साफ सफाई का अभियान जारी है। हाजीपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां मुर्दा स्वास्थ्य सिस्टम के आगे एक लाचार पिता गोद में मासूम का शव लेकर भटकता रहा। उसे एक एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुई। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शर्म, शर्मनाक और शर्मसार। हाय स्वास्थ्य व्यवस्था, गोद में मासूम का शव और लाचार पिता एम्बुलेंस के लिए भटक रहा। लेकिन पत्थर दिल अस्पताल प्रशासन का नहीं पसीजा दिल। मरे हुए सिस्टम की मरी हुई व्यवस्था कहीं और की नहीं बल्कि बिहार की है। मानवीय संवेदना को झकझोर देने वाली ये तस्वीर हाजीपुर की है, जो जिला स्वास्थ्य व्यवस्था के काले सच की पोल खोल कर रख दी है। ये तस्वीर यह बताने के लिए काफी है कि जिला स्वास्थ्य व्यवस्था की कमान जिनके हाथों में है वह कितने गैर जिम्मेदार हैं। सांप के काटने से एक 8 वर्षीय बच्ची की मौत हो जाती है और पिता अपनी बच्ची के शव को हाथों में लिए अस्पताल में भटकता हुआ नजर आता है। बच्ची के शव को ले जाने के लिए पिता एम्बुलेंस खोजता रहा, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उसे एम्बुलेंस देने से इनकार कर दिया। लाचार और बेबस पिता कभी अस्पताल की कोने में एम्बुलेंस की टोह लेता तो कभी बच्ची के शव को लेकर अस्पताल के दूसरे सिरे में एम्बुलेंस को खोजने जाता। एक मजबूर पिता की मजबूरी देखकर अस्पताल के लोग तो इकट्ठा हो गए, लेकिन बेरहम अस्पताल प्रशासन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एम्बुलेंस नहीं दी आपको? नहीं तो अस्पताल क्या बोला? अस्पताल बोला बाहर से प्राइवेट करना पड़ेगा। आप मांगे थे एम्बुलेंस? मांगा बोला नहीं है, बाहर से प्राइवेट करना पड़ेगा। क्या हुआ बच्चा को? सांप काट लिया। कितना देर पहले? 2:30 बजे। हद तो तब हो गई जब सिविल सर्जन अमरेंद्र नारायण शाही से पूछा गया तो उन्होंने मामले की जानकारी होने से इनकार कर दिया और फिर डिप्टी सिविल सर्जन से कहा कि शव वाहन दे दीजिए। जरा सुनिए सिविल सर्जन महोदय का ये गैर जिम्मेदाराना बयान। कहाँ पर भटक रहा है? कई बार हमरो तो ऑफिसवा में आता तो हम देखते क्या भटक रही है, क्यों भटक रही है। तो डॉक्टर चैम्बर के बाद पूरे परिसर में उसके परिजन बच्चे की लाश को लेकर के दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लाश? बिल्कुल, यहाँ इलाज के बाद इस अस्पताल कैंपस में उसकी बच्ची की मौत हुई है, उसके बाद वो भागते नजर आ रही है। उसको दे दीजिए मोर्चरी, जहाँ कहे पहुँचाइए। इसकी तो कोई हमको सूचना नहीं होता तो पहले ही मैं सब कुछ करता जो करना था। स्वास्थ्य व्यवस्था की ये तस्वीर सिस्टम और हुक्मरान के दावों की हकीकत है, जहां बड़े बड़े दावे तो होते हैं लेकिन धरातल पर सभी दावे फेल नजर आते हैं। स्वास्थ्य मंत्री महोदय से आग्रह है, निवेदन है कि कभी पटना से बाहर निकलकर जरा इस स्वास्थ्य व्यवस्था का भी हाल जान लेते तो बड़ी मेहरबानी होती। न्यूज़ 18 के लिए हाजीपुर से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। बिहार में रोको टोको अभियान से पुलिस को कई सफलता मिल रही है। दरअसल बिहार में अपराधियों पर नकेल कसने और क्राइम कंट्रोल के मकसद से बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सभी जिलों में रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई थी।
पटना में ही कई थानों में पुलिस ने कई आपराधिक गिरोह का उद्भेदन किया, साथ ही कई कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई। आपको बता दें कि यह अभियान 24 घंटे चलता रहता है। न्यूज 18 की टीम पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में चल रहे इस अभियान का जायजा लेने के लिए पहुंची। पटना के पत्रकार नगर में कैसे चल रहा है रोको टोको अभियान, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार। बिहार पुलिस कई महीनों से एक अभियान चला रही है। यह अभियान है रोको टोको अभियान और राजधानी पटना समेत कई जिलों में यह अभियान चलाया जाता है। राजधानी पटना में रोको टोको अभियान से कई गिरोहों का उद्भेदन हुआ है, कई आपराधिक कांडों का उद्भेदन हुआ है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे राजधानी पटना में विभिन्न थानों में रोको टोको अभियान कैसे चलता है। इस वक्त हम पत्रकार नगर थाने में मौजूद और देखिए पत्रकार नगर थाने की मौजूद जो टीम है, पुलिस टीम, वह सड़कों पर उतरी हुई है और रोको टोको अभियान चला रही है। यानी यहाँ पर जो लोग सड़क से गुजरते हैं उनको रोका जाता है, टोका जाता है और फिर उनसे पूछा जाता है कि वो क्या करते हैं। कई बार जो पुलिस टीम है वो इसी तरीके से रोको टोको अभियान चलाकर कई मामलों का उद्भेदन की है। हाल के दिनों में रूपसपुर थाने की पुलिस ने एक बड़े गैंग का उद्भेदन रोको टोको अभियान के तहत ही किया है कि जो लोग सड़क से गुजर रहे हैं उनसे पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। खासकर शराबबंदी अभियान के बाद से भी जो बैग होते हैं उनकी जांच की जाती है और इस वक्त बुलेट से जो शख्स जा रहे हैं उनकी पूछताछ उनसे की जा रही है, उनसे जानकारी ली जा रही है। तो गाड़ी है जो बाइक है उसकी बारीकी से जांच की जा रही है कि कहीं बाइक के अंदर तो कोई चीज़ नहीं रखी गई, खासकर शराब पुलिस खोजती है। एक बात बताएंगे, रोको टोको अभियान जो है कब से आप अपने इलाके में चला रहे हैं? पिछले 6 महीने से हम लोग चला रहे हैं सर। जी सफलता मिली है? बिल्कुल सर। अभी 3-4 दिन पहले अरवल में एक टेहटा ओपी है, वहाँ पर जो हमला किया था और फिर वहाँ कई डकैती कैसे वांटेड था, उनको हमने ऐसे ही पकड़ा था, रोको टोको अभियान में पकड़ा था। वो सर वो मतलब वो ट्रैवल कर रहा था, हमने उनको रोका, पूछा कि आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, तो उनका जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। फिर हमने वो वेरीफाई कराया उनका जो पेरेंट पीएस है अरवल से, तो उन्होंने बताया कि वो वहाँ वांटेड है डकैती केस में और मर्डर केस में, और फिर एक वहाँ ओपी पर हमला हुआ था उस केस में वांटेड था। और पुलिस के लिए भी यह अभियान काफी कारगर साबित हो रहा है। संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव के नामांकन की स्क्रूटनी में आज 2 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया। नामांकन दस्तावेज में त्रुटि पाए जाने के बाद चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर के निर्देश पर नामांकन रद्द किया गया है। इसमें अपना किसान पार्टी के प्रत्याशी हैं योगेंद्र कुमार ठाकुर और निर्दलीय प्रत्याशी इंदु देवी का नाम शामिल है। कुल 11 प्रत्याशियों ने नामांकन कराया था, जिसमें 2 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द होने के बाद अब 9 प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में बचे हुए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गोविंद कुमार। अब तक 1 मामले दर्ज हुए हैं, बिना अनुमति जुलूस निकालने का मामला था। किन पे हुआ था सर? वो असलम मुखिया करके हैं, उन पे हुआ है। बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां फ्रेजर रोड में सड़क धंस गई है। 2 टेम्पो इस दौरान क्षतिग्रस्त हो गया है। टेम्पो चालक इस दौरान घायल बताए जा रहे हैं। सड़क को ठीक किया जा रहा था, जिस दौरान अचानक से ये सड़क जो है वो धंस जाती है और इसी दौरान टेम्पो चालक इसका शिकार होते हैं। 2 टेम्पो चालक घायल बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां फ्रेजर रोड में अचानक से सड़क धंस गई। ये बताया जा रहा है कि सड़क की मरम्मती का काम चल रहा था, जिस दौरान अचानक से ये सड़क धंसती है और 2 टेम्पो जो यहां से गुजर रहे थे वो इसका शिकार होते हैं। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। दोनों टेम्पो चालक हालांकि जख्मी जरूर हुए हैं, जो जानकारी इस वक्त प्रारंभिक तौर पर सामने आ रही है। फ्रेजर रोड की यह घटना है जहां पर, और ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए कैसे अचानक से गोफ्त सा बन गया और सड़क धंस जाती है और यहां से गुजरने वाले 2 टेम्पो जो हैं वो इसका शिकार हो जाते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर सड़क को ठीक किया जा रहा है, जो जानकारी अब सामने आ रही है। हालांकि बड़ा हादसा होते होते टला है, क्योंकि अचानक से इस दौरान जब यहां से वाहन गुजर रहे थे तो 2 टेम्पो इस गड्ढे के बनने की वजह से, इस सड़क के धंसने की वजह से इसके जद में आते हैं और दोनों के जो चालक हैं वो
जख्मी बताए जा रहे हैं। तो फ्रेजर रोड की ये तस्वीर है, व्यस्ततम सड़क, और अचानक से देखिए कैसे ये सड़क धंस जाती है। निर्माण कार्य को लेकर एक बार फिर से सवाल उठता है कि क्या घटिया निर्माण किया गया जिस वजह से ये सड़क धंस जाती है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।